वो सिर्फ अपने सुख के लिए ही करता और अपने सुख के अलावा वो और कुछ नहीं करता। मतलब जिस चीज़ में उसको सुख मिलता उसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं करता। और स्वीकृति में सुख है, स्वीकृति और समाधान रहा तो फिर सुख मिलता। और हे और देखिए, मेरे को लगता है कि कितने लोगों का ध्यान इस बात पे चला गया कि दुनिया का सबसे बड़ा काम आदमी बनना, आदमी बनाना। कितने लोगों को ये बात ठीक लगती है ना? यदि ये बात ठीक लगती है ना, तो फिर ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि फिर माँ दुनिया की सबसे बड़ी आदमी। ये अभी ना सुनने में ऐसा लगता है, और अभी तो देखो स्थितियाँ ये आ गई कि जो यंग जनरेशन है उसमें शादी करने का रुझान घट रहा है, और शादी कर रहे तो बच्चे नहीं कर रहे क्योंकि उनको इस काम में कोई रुचि नहीं दिख रही। कैरियर ज़्यादा आकर्षक दिखाई देता है, परिवार में उतना बड़ा आकर्षण नहीं दिख रहा है। हाँ, फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम मतलब मनमानी, स्पेस। इसका एक ये दूसरा मतलब है कि दूसरा कोई हमको नियंत्रित मत करे, है ना? लेकिन फाइनली इससे भी क्या निकलेगा? उसकी भी बोरियत आएगी, उसमें से भी। तो धीरे धीरे देखते हैं, जैसे आगे चलते हैं तो ये बात और कितनी क्लियर हो पाती है कि आदमी बनना और आदमी बनाना, और शायद इस घटना में माँ की भूमिका सबसे बड़ी है ना? देखो, अब ध्यान इस बात पे भी जाता है कि ये पुरुष प्रधान समाज क्यों हुआ होगा? ये समाज पुरुष प्रधान क्यों हुआ होगा? आदमी में बल ज़्यादा है ना? लड़ाई झगड़ा, और है अर्थव्यवस्था पूरी उसके पास। तो कमाने का काम तो पूर्व में लड़ाई झगड़ा और कमाने का काम और समाज का जो कुछ भी था है, हाँ, वो करते करते वो अभी शरीर उसके लिए ज़्यादा अनुकूल है। देखो, ये बात तो बहुत साफ है ना कि पुरुष जितना रफ टफ परिस्थितियों में रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, तो शायद जिंदा रहने के धरातल पे, यदि हम जिंदा रहने को जीना मान रहे हैं, तो नेचुरल है फिर पुरुष प्रधानता की ओर जाता है। क्योंकि शरीर की बात आएगी तो फिर गाड़ी उधर जा रही है। लेकिन यदि समझदारी से जीने की बात आएगी, तो यदि समझदारी से जीने की बात आएगी और सही अर्थों में अगली पीढ़ी को संस्कार देने की बात आएगी, तो फिर ऑटोमेटिकली गाड़ी महिलाओं की तरफ चली जाएगी। क्योंकि जहाँ शरीर का बल, अब शरीर का बल इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। अब मरने मारने के लिए भी शरीर के बल की आवश्यकता नहीं है ना? वहाँ भी ऑटोमेटिक वेपन है और तमाम तरह की टेक्नोलॉजी है। तो मुझको लगता है कि शायद मानव में समानता की जगह समझदारी के साथ आएगी, वो जिंदा रहने के धरातल पर नहीं आएगी, नहीं आई है। चलो आगे बढ़ते हैं। माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। जो विश्व की उत्पत्ति हुई है वह पुरुष से हुई है, ऐसा मानना है, इसलिए वह पुरुष प्रधान है। उत्पत्ति पुरुष से कैसे हुई? नहीं, ऐसा है ना? नहीं, पुरुष से स्त्री की उत्पत्ति हुई है। पुरुष से स्त्री की उत्पत्ति हुई? अंगठा ऐसा है नहीं। पहले पुरुष आया, बाद में स्त्री आई, है ऐसा मानना? हाँ, ऐसी कोई मान्यता हो सकती है। है।
लेकिन इसका कोई बहुत आधार कहें, इसका कोई तथ्य कहें, कहना मुश्किल। उसके किसी हड्डी से या किसके हाँ, स्त्री की ऐसा कुछ उत्पत्ति कुछ हुई कहा है। गया है, आप हाँ, गलत हाँ, नहीं कह रहे हो। मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है, पर ऐसा है नहीं। पढ़ा है। हाँ, ऐसा आदमी ना बहुत चालाक है, वो अपने लिए सब जुगाड़ बना लिया। हाँ जी, आइए आइए फटाफट। हाँ जी, है हाँ हाँ, फटाफट करो। हो कराओ कराओ, जल्दी कराओ। दो मिनट अपनी जगह पे जो ग्रुप के कोऑर्डिनेटर्स हैं, दो या तो फिर ग्रुप में से कोई एक है जो निर्धारित हुआ है। हाँ, ऐसे देर लगेगी नहीं तो। हाँ, मतलब वो चालू हो जाओ फटाफट। नंबर 1, बस ध्यान में रखें कि समय का महत्व पैदा किए 2 मिनट का भी बात। हाँ जी, हाँ, नमस्ते सभी नमस्कार को। सभी मैं सुभाष, ग्रुप नंबर 1 की तरफ से। अच्छा संवाद हुआ। ये मानव के जो मूल प्रश्न है, क्यों जीना है और कैसे जीना है, तो इस पे एक बिटिया जी ने क्यों जीना है ये तो क्लियर हुआ आज कि भाई सुखी होने के लिए जीना है, ऐसा उत्तर आया ग्रुप में से। अब कैसे जीना है ये बाकी है, इसको समझना है। बढ़िया। और स्वयं में समाधान व्यवस्था को समझना है। सुख क्या है, तो स्वीकृति का भाव ही सुख है, इस पे भी चर्चा हुई। और स्वीकृति किस बात की, व्यवस्था की स्वीकृति है। स्वयं में समाधान, परिवार में समाधान समृद्धि, समाज में समाधान समृद्धि अभय, प्रकृति में समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व संतुलन। तो इसमें एक भैया से सवाल आया है कि समाधान को थोड़ा स्पष्टता चाहिए, समाधान क्या ये है। अगले 5 दिन में खुलता रहेगा। ठीक है, एक लाइन में बोलने से, एक लाइन में कहें तो सभी आयाम में क्यों और कैसे के उत्तर का ग्रुप नाम नंबर 2 समाधान है ना। एक लाइन में ऐसा बोलें तो हर जगह में क्यों और कैसे का उत्तर अपने पास है, इसका नाम समाधान है। हाँ जी, आगे चले। हाँ जी, हेलो एवरीवन। हाँ जी, ग्रुप नंबर 2 का डिस्कशन ऐसे हुआ है कि ज़िंदा रहना और जीना क्या है, उसके मतलब जो डिफरेंसेस है वो उस पर डिस्कशन हुआ है। उससे हमें पता चला कि अनंत क्वेश्चंस नहीं है, फाइनाइट क्वेश्चंस है, वो भी 2 है। जो मेन क्वेश्चंस है उसमें क्यों जीना है और कैसे जीना है, इस पे बात हुई है। और ऐसा था कि एजुकेशन सिस्टम्स को हम ऐसा समझते थे कि हम माइंडसेट बना रहे हैं पहले, पर अभी हम जैसे सीख रहे हैं उसके हिसाब से हम स्किल सेट डेवलप कर रहे हैं, माइंडसेट नहीं। और स्किल सेट के साथ बाय डिफ़ॉल्ट जिंदा रहने वाला माइंडसेट अपने आप आ ही जाता है। हाँ। और उसके हिसाब से थोड़े डाउट्स भी थे। तो हमको ऐसा बताया जाता है कि रियलिटी इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट। ऐसा मतलब जैसा आपने बताया कि सुख और दुख साथ में चलते हैं, ऐसा जो मिथ्स है वो बनाए जाते हैं उसके आधार पे। और ऐसा है कि एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना चाहिए, ऐसा भी बताया जाता है, बट जो कि पॉसिबल नहीं है। एक्सपेक्टेशन होते ही है जो अपने लोग हैं उनके हिसाब से। और उस पे बात की है। और जो सुख है वो क्या है उस पे बात की है। और सुख जो है वो निरंतरता मानव को चाहिए सुख की। और इसमें जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं होता है, मतलब जो पुरुष और स्त्री इसमें डिस्टिंग्विश नहीं होता है। सुख जो है वो सबके लिए सेम है। और मानव जो है, पहले हम मानव है, फिर पुरुष और स्त्री है। और उसके हिसाब से फिर हमारा जो स्वीकृति और अस्वीकृति है उस पर भी डिस्कशन हुआ है, तो उसका थोड़ा क्लियरिटी चाहिए। एंड उस पर क्वेश्चंस आए थे जो उस पर क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि जो मेंस होते हैं, मेंस अगर हम बात करें तो वो इमोशंस को दिखा नहीं पाते। सहा उन्होंने भी है, उनको भी इश्यूज आते हैं, बट दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। और स्त्रियों का ऐसा है कि इमोशनली वो ज़्यादा बोल पाती है और कह पाती है कि हमने ये सहा है करके, बट पुरुषों के साथ भी सेम होता है। सो सुख का जो अपने जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसका थोड़ा क्लियरिटी चाहिए कि अगर मानव मतलब
बेसिक में जो हम पकड़े तो मानव को सुख चाहिए, मतलब स्त्री और पुरुष का तो उसमें कुछ आया नहीं। तो हमारा एक ऐसा भी डिस्कशन हुआ जहाँ पे फेमिनिस्ट जो महिलाएं होती हैं, हम कहते हैं उनको कि वो सिर्फ और सिर्फ जो समानता चाहिए उनको, तो वो मतलब जो जिंदा रहने के लिए जो होता है उसके लिए समानता चाहिए, पर ऐसा नहीं है। वेरएज फेमिनिज्म मतलब ये है कि हमें सोच में समानता चाहिए, ऐसा विचार में समानता चाहिए। ये एक था। और दूसरा ऐसा था कि एक्सेप्ट करना हार्ड जाता है जो एक्चुअल में है वो। हाँ, जो एक्चुअल में है वो पता नहीं है, इसलिए वो स्वीकार हो नहीं पा रहा है। नहीं पाता है। मतलब आत्मा मान्यता क्या हो है गई। ये पता नहीं है, हाँ। ईश्वर क्या है ये पता नहीं है, सृष्टि कैसे बनी ये बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए सच्चाई हमको दूर लगती। बस। जी, ग्रुप नंबर 3। बढ़िया। हाँ जी, बहुत सारी बातों पे स्पष्टता हुई, जैसे जिस क्षण सुख उस क्षण स्वीकृति। फिर क्योंकि हमारा ग्रुप पूरा महिलाओं वाला है तो ऐसा आया कि आज तक सबके लिए बहुत कुछ किया, पर आज पता चला कि वो सब खुद के सुख के लिए ही था, तो बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया और सब समझ आराम में गया। आ गए। फिर सबके लिए किया तो फिर मैं जी क्यों रही थी पता नहीं था, तो इतने वर्ष व्यर्थ हो गए। अब पता चला कि जीना क्यों है और कैसे है वो इस शिविर में खुलेगा, तो उसके लिए भी काफ़ी तृप्ति बनी। और समझ जो है वो किसी भी आयु में किसी को भी आ सकती है, मतलब उसके लिए कोई बाइंडेशन नहीं कि आपको एजुकेशन करना पड़े या फिर एक एज के बाद आएगी, वो किसी भी बच्चे में, किसी भी बड़े में, बूढ़े में हो सकती है। और एक और चीज़ कि मेरी खुशी जो है वो मेरी जिम्मेदारी है और मेरी खुशी किसी और की मोहताज नहीं है, जो आपने कहा था, तो उस चीज़ पे सबका ध्यान गया और सब काफ़ी प्रेरित है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 4। सभी को नमस्ते। ग्रुप नंबर 4 में आज जो डिस्कशन हुआ उसमें अस्तित्व घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है और घटनाएं कंटिन्यूस होते ही रहती है। जिन जिन घटनाओं का हमारे पास समाधान उपलब्ध है उसको हम अनुकूल घटनाएं बोलते हैं और जिनका नहीं है उसको हम प्रतिकूल घटनाएं बोलते हैं। तो अनुकूल घटनाएं जो है बेसिकली वो हमारी जिसके प्रति हमारी स्वीकृति होती है वो अनुकूल घटनाएं है और उसमें हमें सुख मिलता है, सुख का एहसास होता है। और जो घटनाएं प्रतिकूल है जिसका हम समाधान नहीं जानते हैं उसके साथ कैसे डील करना, इसके बारे में चर्चा हुई। इसमें ये भी चर्चा हुई कि संबंधों में मतलब परस्परता में रहेगी जब भी घटनाएं होगी तो भाव विचारों की बात होगी। तो जब प्रतिकूल स्थितियाँ रहेगी, जब हमारे पास समाधान नहीं रहेगा, तो उस वक्त एक समझदार आदमी है, दूसरा नासमझ है, उस वक्त क्या होगा? दोनों नासमझ है, उस वक्त क्या होगा? तो दोनों नासमझ वहाँ तो कुछ भी हो सकता है, मतलब बेसिकली वो विस्फोटी हुई जैसा होगा। एक समझदार है, एक नासमझ है, तो समझदार आदमी उसके साथ में अच्छे से डील कर पाएगा, अपनी पात्रता के अनुसार उससे प्रभावित नहीं होगा, नासमझ आदमी से प्रभावित नहीं होगा और उसकी पात्रता में किस तरह से उन्नति ला सकते इसलिए प्रयास भी कर सकता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति थी कि अध्ययनशील रहेगा जिसका अभी जो नासमझी से समझदारी की ओर प्रयत्न कर रहा है वो नासमझी के साथ किस तरह डील करेगा, इसके ऊपर हमारी चर्चा चालू थी। और उसमें ऐसा निकला कि जहाँ तक जिस चीज़ का समाधान है वो तो अनुकूल स्थितियाँ रहेगी, लेकिन प्रतिकूल इसमें फिर समाधान नहीं रहेगा, तो जो उन्नत है उनके पास जाएगा, उनसे डिस्कस करेगा और समाधान पाने की कोशिश करेगा। यहाँ तक। धन्यवाद। बड़े सुख है। क्या बोला? और सामने वाला ये है, तो जब कोई घटना आती है तो ये जो लर्नर क्या करेगा? ही इज नॉट फुली प्रिपेयर्ड। तो ये साइड के वो किसी के पास जाके एडवाइस लेके, तो ये सही है कि आपके पास और कुछ सजेशन है? नहीं, वो किसी के पास जाएगा का मतलब है कि उसका वो प्रोसेस चल ही रहा है। हाँ, ये शिविर में आना, अध्ययन करना, मिलके कुछ आगे समझ करना। आधी आधी है समझो। हाँ, आधी आधी क्या मतलब उस प्रोसेस में चल रहा है जी। तो कम से कम रिएक्ट नहीं करेगा, कम से कम नेगेटिविटी नहीं फैलाएगा, थोड़ा सा वेट करेगा, है ना। तो पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें हैंडल हो जाए, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। या तो फिर किसी से कंसल्ट कर ले। ऑफ कोर्स, ऐसे भी हम करते ही हैं, ऐसे भी हम करते ही हैं। और जब ऐसा वातावरण होता है ना तो ऐसे लोगों की स्वीकार्यता बढ़ जाती है। मान लो जैसे अभी हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति ही खत्म हो गए हैं जिनकी स्वीकार्यता पूरे परिवार को हो,
ये भी एक गरीबी आ गई। तो कम से कम अभी समझ नहीं है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति हमारे बीच में स्वीकार्य है जो दोनों पक्षों को समान स्वीकार है, तो वो कुछ काउंसलिंग कर सकता है। तो अभी लगभग ये पार्ट भी ख़त्म होते जा रहा है, तो इसलिए भी प्रॉब्लम बढ़ा। जी ग्रुप नंबर 5, आज के डिस्कशन में 2 चीज़ें निकली कि शरीर और मैं ये दोनों अलग अलग है, दोनों की चाहत अलग अलग है, ये अच्छे से क्लियर हो गया। और दूसरा, अयोग्यता से प्रभावित ना होना मतलब एडजस्टमेंट नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी चर्चा हुई कि ये आवश्यक नहीं। सबने ऐसे समझ लिया था कि एडजस्टमेंट करना है, समझौता करना, अगले वाले से बात ना करना, ऐसा नहीं है। ये इसका मतलब अयोग्यता को पहचानना है, ऐसा नहीं। जी ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 6 में सुबह के क्लास में जो कुछ भी बातें हुई हैं उसको रिकॉल करना ही हुआ, और सब लोगों ने अपने अपने ढंग से बताया कि क्या क्या क्लास में हुआ है, और उसमें जहाँ जहाँ पर स्पष्टीकरण की ज़रूरत रही वहाँ पर स्पष्टीकरण हुआ। तो एक अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति रहे हमारे बीच में ग्रुप में, उनका कहना था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए ही कर रहा हूँ, मैं मेरे सुख के लिए नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो बातों के अंतर्गत उनको वो स्पष्ट हुआ कि मैं मेरे सुख के लिए ही वो करता हूँ, तो वो काफ़ी खुश हो गए। आप 2 महीना कुछ मत करो, शांति से घर में बैठो तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, हो गया? और कुछ? कौन है? 7 नंबर देशमुख भैया। सात नंबर काम में है। हाँ चालू है, चालू है। नमस्ते सभी को। ग्रुप नंबर 8 में अच्छी चर्चा रही। त्याग जो शब्द इंट्रोड्यूस हुआ, तो आवश्यकताओं को पकड़ के रखना और अनावश्यकताओं का या जो निरर्थकता है उसका त्याग हो जाना। पहले तो शुरुआत में ये तय हुआ कि जिंदा रहने की कोई भी वस्तु जीने के काम नहीं आती, इस निष्कर्ष पे हमारा ग्रुप पहुंच चुका है। बहुत बढ़िया। और वहाँ से चर्चा आगे बढ़ते बढ़ते हमने जो कुछ भी किया तो अपने सुखी होने के लिए किया, तो एक अहंकार से या एक दबाव से हम मुक्त होते हैं, ये बात सबके ध्यान में आ गई। और एक प्रश्न भी आया था, किसी की अयोग्यता से प्रभावित ना होना। तो फिर हमारी में अगर अयोग्यता है, स्वयं में अयोग्यता है, तो उसको पहचानेंगे कैसे, जांचेंगे कैसे, देखेंगे कैसे? तो एक प्रश्न था कि स्वयं में अयोग्यता है तो समझ में कैसे आए कि ये अयोग्यता है? स्वयं में अयोग्यता होगा तो आपको पता ही चलेगा। कन्फ्लिक्ट रहेगा, कोई द्वंद्व रहेगा, विश्वास में कमी रहेगी, चीज़ें हैंडल नहीं हो पाएंगी। चलिए और बताइए। ऐसे बता दो। हमारा ग्रुप नंबर 7 था, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है हमारे यहाँ। मोस्टली ये समझने की कोशिश हो रही थी कि मैं और शरीर में मैं जो हूँ वो किस रूप में हूँ, और उसको अभी तो मान ही रहे हैं, उसको जांचा कैसे जाए, समझा कैसे जाए, इसको आगे और समझने की कोशिश करेंगे। वो पहले खुद में समझ में आ जाए, उसके बाद में वो कैसा है, क्यों है, वो बाद में समझेंगे। इस रूप में मैं के बारे में बहुत हेल्दी डिस्कशन हुई है। बढ़िया, ठीक है भाई, थैंक यू। चले चलिए। चलिए तो देखिए, जितनी चर्चा हो गई उसमें हम यहाँ पहुँच गए कि सुख क्या है,
समझाना मीन्स दूसरे के समझने में सहयोगी होना। अब यहाँ सार बात ये आ गई कि हमको व्यवस्था को समझना। तो व्यवस्था शब्द थोड़ा सा हमारे लिए नया है। नया मतलब शब्द तो पुराना है, लेकिन यहाँ उसका मीनिंग डिफरेंट है। तो एक बार वो हमारे सामने क्लियर हो जाए, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो देखो, जितनी अभी तक हमने बात की, हम व्यवस्था को समझने की थोड़ी सी अब कोशिश करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। तो व्यवस्था को समझने के लिए कह रहे हैं कि ये धरती है, ये धरती अपने आप में व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? ये धरती अपने आप में व्यवस्था है, और सारी व्यवस्था 4 अवस्थाओं के स्वरूप में है, जिसमें से हम एक को बोल रहे हैं मटेरियल किंगडम, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था पेड़ पौधे, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, जिसमें हम मानव की बात कर रहे हैं। यदि धरती पे जो कुछ भी है वो अधिकांश इस 4 भाग में उसको हम पहचान सकते हैं। तो जैसा भी मिट्टी है उसके ऊपर वैसे पेड़ पौधे पैदा होते हैं, वापस पेड़ पौधे मरते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और बढ़ जाती है। उसी पेड़ पौधे को पशु भी खाते हैं, और पशु वापस मरते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और बढ़ जाती है। तो सभी कोई एक दूसरे पे निर्भर हैं, और मानव के जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो पेड़ पौधे से भी मिलता है, ज़मीन से भी मिलता है, पशु पक्षी से भी मिलता है ना। लेकिन मानव ने जो वापस दिया उसको देखते हैं तो वो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि तीनों ही जगह प्रॉब्लम दिखाई देती है, और उस प्रॉब्लम को हम एक नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये एक कहानी है। ग्लोबल वार्मिंग शिक्षित लोगों के कारण है कि अशिक्षित लोगों के कारण? विकसित देशों के कारण है कि अविकसित देशों के कारण? तो विकसित कहा जाए कि उनको अविकसित कहा जाए? चलो, निपट गया। तो इसका मतलब अब मानव जहाँ भी है वो किसी परिवार में ही पैदा होता है। आजकल वैसे परिवार के बाहर भी पैदा होता है। जैसे जैसे हम विकसित होते जा रहे हैं, पूरे विश्व के सारे परिवारों को एक साथ एक नाम दें तो उसका नाम समाज है, अखंड समाज है। ये समाज ठीक से चले उसके लिए हमने कुछ मानवकृत व्यवस्थाएं बनाई हैं। मानवकृत व्यवस्थाओं का मतलब है एजुकेशन का सिस्टम बनाया, धर्म बनाया, बाजार बनाया, और क्या बनाया? राज्य बनाया, और कानून न्याय बनाया, और क्या बनाया? इस तरह से हमने कुछ व्यवस्थाएं मानवकृत बनाई, मानव के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं। तो ऊपर वाले सर्किल में हम देखते हैं 3 क्वेश्चन मार्क हैं, और नीचे वाले सर्किल में सारा ही क्वेश्चन मार्क है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है परिवार को लगता है कि वो हमारी बात बिगड़ रहा है, बच्चे को लगता है कि माँ बाप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं, परिवार को लगता है समाज का अध्यक्ष गड़बड़ है, समाज को लगता है परिवार गड़बड़ है। मानव का तमाम व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है, और तमाम व्यवस्थाओं को लगता है कि इस मानव को कैसे हैंडल करें। तो चारों तरफ हमको ये क्वेश्चन मार्क बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि घटते हुए दिखाई दे रहे। इन सब को एक शब्द में कहा फैमिली वार्मिंग। तो दुनिया में 2 ही समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड फैमिली वार्मिंग। बढ़िया। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा, ये ग्लोबल वार्मिंग फैमिली वार्मिंग बढ़ा कि घटा?
बढ़ा, तो फिर क्या कर रहे हैं एजुकेशन में? इसका मतलब कि एजुकेशन में हम स्किल तो कुछ दे पा रहे, लेकिन उस स्किल को उपयोग करने के लिए सद्बुद्धि नहीं दे पा रहे। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है नेचर के साथ जीना नहीं आया, और फैमिली वार्मिंग का मतलब है कि मानव के साथ जीना नहीं आया, और दो ही जीने की जगह है। संसार में जीना दो ही जगह में है, मानव को मानव के साथ जीना है, मानव को नेचर के साथ में जीना है। दोनों ही जगह में प्रॉब्लम है, और लगातार प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई देती है कि घटती हुई दिखाई देती है। और लगातार ये बात भी सुनने में आ रही है कि इरिवर्सिबल होने जा रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग के बारे ऐसी तमाम बातें हम सुनते रहते हैं। तो इससे पता चला कि मानव की एंट्री धरती पे ऐसी होती है जैसे विलेन की एंट्री होती है। ठीक, समझ में आया? तो मानव से तो कोई व्यवस्था की उम्मीद है नहीं। हमारा परिवार अभी व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? परिवार व्यवस्था है अभी कि अव्यवस्था है? अव्यवस्था है, क्योंकि एक भी रिश्ता गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है। और आने वाली पीढ़ी में गिला शिकवा शिकायत कम होता दिखाई देता है कि बढ़ता हुआ दिखाई देता है? और मुश्किल में जा रहे, रिलेशनशिप से दूर भाग रहे, है ना। अभी तो सारा कुछ आ गया, लिव इन से लेके और कन्फ्यूज़न पैदा हो गए हैं। ठीक, तो मानव के पास तो व्यवस्था समझ में नहीं आएगी। नेचर की ओर चलते हैं और नेचर में व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। हमको लोहे पे विश्वास ज़्यादा है कि आदमी पे विश्वास ज़्यादा है? लोहे पे। ये सुनने में कैसा लगता है? लोहा प्रकृति की सबसे कम विकसित इकाई, उससे विकसित पेड़ पौधे, उससे विकसित पशु पक्षी, उससे विकसित मानव। और पूछो कि लोहे पे विश्वास ज़्यादा है कि मानव पे विश्वास ज़्यादा है? लोहे पे। ठीक हो गया? लोहे पे क्यों विश्वास है? वो अपने नियम से काम करता है। नियम से काम करना है मतलब लोहे का जो आचरण है उसकी निश्चितता है ना। तो इसलिए हम लोहे पे भरोसा करते हैं, एल्युमिनियम पे भरोसा करते हैं, है ना। तो लोहे में, पदार्थ में आचरण की निश्चितता है। तो पदार्थ में आचरण की निश्चितता है, और उसके आचरण के निश्चित होने का आधार है कि वो मात्रा विधि से उसमें आचरण की निश्चितता होती है। मात्रा का मतलब है कि एटम ही मूल मात्रा है। तो एक लोहे के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा सेम रहता है, और यदि वो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, अंशों की संख्या बदल जाएगी, तो लोहा लोहा रहेगा कि बदल जाएगा? फिर उसका आचरण भी बदल जाएगा। इसलिए परमाणु का जो स्वरूप है उसमें जो पार्टिकल की संख्या सेंटर में और ऑर्बिट्स में है वो निश्चित रहता है, उसको हम मात्रा बोल रहे हैं। तो परमाणु ही मूल मात्रा है, उस मात्रा के आधार पर पदार्थ के आचरण की निश्चितता है। इसलिए हम लोहे के प्रति विश्वास कर पाते हैं, उसके आचरण के प्रति विश्वास कर पाते हैं। पेड़ पौधे में, पेड़ पौधे का भी आचरण निश्चित है। उसके आचरण में निश्चित होने का आधार क्या है? पेड़ पौधे में देखें तो बीज विधि से उसके आचरण की निश्चितता है। जैसा बीज वैसा पेड़, वही फल वही बीज, वही, है ना, वही गुण। तो बीज विधि से पेड़ पौधे में आचरण की निश्चितता है। यदि पशु को देखें तो उसमें भी आचरण की निश्चितता है, और वंश विधि से पशु के आचरण की निश्चितता है। शेर का बच्चा शेर ही होगा, गाय का बच्चा गाय होगा, गाय मर जाएगा मांस नहीं खाएगा, शेर मर जाएगा घास नहीं खाएगा, पक्का है सब। और मानव की चर्चा कर रहे हैं तो मानव के आचरण की निश्चितता, गई भैंस पानी में, और 2 लाख साल से पानी में ही है। तो मानव के आचरण की निश्चितता नहीं मिल पा रही है, ये हमारी समस्या है।
इसलिए भी हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं कि इस आदमी से निपटना ना पड़े, सारा काम मशीन कर दे तो हमारी टेंशन कम हो जाए, क्योंकि इस आदमी से निपटना मुश्किल है। तो अब ये समझ में आया कि मानव में आचरण की निश्चितता नहीं है, लेकिन मानव में शुरू कहाँ से करें, पकड़े कहाँ से? तो मानव में भी कहा कि मानव में अब दो पार्ट है। मानव में एक पार्ट शरीर है और मानव में दूसरा पार्ट मैं है। तो अब ये भी समझ में आता है कि शरीर जो है वंश विधि से आचरण की निश्चितता है, शरीर में प्रॉब्लम नहीं है। मानव से मानव का ही शरीर पैदा होता है, मानव का शरीर पूरे संसार में एक ही तरह से काम कर रहा है, किडनी का डॉक्टर हर जगह किडनी का ही डॉक्टर है। तो इसका मतलब है कि मानव का शरीर वंश विधि से पैदा होता है, लेकिन ये जो मैं नाम की चीज़ है ये वंश विधि से नहीं आ रहा है। वंश विधि का मतलब है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा और संत का बेटा संत ही होगा, संत का बेटा डाकू हो सकता है और डाकू का बेटा डॉक्टर हो सकता है। तो यहाँ जेनेटिक्स काम नहीं कर रहा है। तो आचरण वाला जो भाग है, जो मैं वाला भाग है, ये वंश परंपरा नहीं है, ये ज्ञान परंपरा है। आचरण ज्ञान परंपरा है, शरीर वंश परंपरा है। क्या समझ में आया? देखो, कितने लोगों ने सुना है कि शादी क्यों करना है? वंश परंपरा, वंश बढ़ाना है। लाल किला बनाया ना, उसको कौन देखेगा? ठीक। अब देखो, अब अपना एक एक चीज पे ध्यान जाएगा। यदि हम शादी करने को वंश परंपरा से जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम मानव को क्या मान रहे हैं? शरीर मान रहे हैं। तो हम जिंदा रहने को ही जीना मान रहे हैं। वंश परंपरा पशुओं में सफल है। वंश परंपरा पशुओं में सफल है क्योंकि पशुओं में आचरण वंश के अनुसार है, मानव में आचरण ज्ञान के अनुसार है। मानव में आचरण का मतलब है मानव में एक ही चीज अपने को पकड़ में आ रही है, मानव में एक चीज पकड़ में आ रही है कि वो जैसा मानता है वैसा जीता है, जैसा उसकी मान्यताएं हैं, जैसा वो मानता है, जैसा उसका मानना है वैसा उसका जीना है, जैसा सॉफ्टवेयर है वैसा हार्डवेयर काम कर रहा है। मैंने किसी को मित्र माना है तो मैं उसके साथ मित्र जैसा जीऊँगा, दुश्मन माना है तो दुश्मन के जैसा जीऊँगा, है ना। और दुश्मन को दोस्त मान लेता हूँ तो फिर उसके साथ जीना बदल जाता है। तो मानव में एक ही चीज़ देखने में आ रही है। भ्रमित मानव में भी जैसी उसकी मान्यताएं हैं, जैसी उसकी कंडीशनिंग है, वैसा वो जीता है। इससे ये समझ में आया कि यदि ये मानने की बजाय जानना हो जाए, यदि ये मानने की बजाय जानना हो जाए तो इसका मतलब है जीना सफल हो जाए। बस इतना काम कर रहे हूं। ध्यान में आ गया? ध्यान में आ गया? अभी हमारा मानना कैसा है? मैं शरीर हूं और शरीर के साथ मेरे सुखी होने का आधार क्या है? इंद्रियां। मेरी पहचान का आधार क्या है? रूप बल धन पद। तो कुल मिला के जैसा मानना है वैसा मेरा जीना है और ये जीना सफल हो नहीं पा रहा है। यदि मानना जानने में बदल जाए, जानने का मतलब है कि ये अस्तित्व नियमपूर्ण है, ये मैं कहाँ से आया, ये शरीर कहाँ से आया, ये सृष्टि कैसे बनी, कौन बना दिया, कैसे चल रहा है, यदि उसका ठीक ठीक उत्तर मिल जाए तो जिसको हम कह रहे हैं होल समझ में आता है तो भूले नहीं हो ना, होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है।
तो यदि मानव को मैं हैंगर पे लटका दूं कि भाई ये क्या चीज़ है, मानव क्या चीज़ है, मानव पार्ट है, तो पार्ट कब समझ में आएगा, जब होल समझ में आएगा। होल क्या चीज़ है, एग्जिस्टेंस, संसार। तो ये संसार क्या है ये समझ में आए तो मैं क्या हूँ ये समझ में आए, मैं समझ में आए तो मैं की संसार में भूमिका समझ में आए, तो जिंदगी में करना क्या है, जीना कैसे है, ये समझ में आए। इतनी कहानी को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जानना हो जाए तो मान के जीना है कि जान के जीना है, जान के जीना है। इसलिए बार बार, और जानने का आधार क्या बना, जानने का आधार क्या बना, तो जानने का आधार ये बना कि जो अस्तित्व में सच्चाई है, मैं के बारे, संसार के बारे, आचरण के बारे, वो सारी सच्चाइयाँ इस दर्शन के माध्यम से हमको उपलब्ध हो गई। उसको प्रस्ताव के रूप में आपके सामने रखना है। आपको अपनी कल्पनाशीलता से उन सच्चाइयों को जांचना है। तो हमारी कल्पनाशीलता से, जिस तरह से हमारी कल्पनाशीलता से हमने खाने को पहचाना, हमने नींद को पहचाना, हमने तमाम चीज़ें पहचानी हैं और शरीर को आज हम ठीक ठाक चला रहे हैं। तो जिस तरह से हमारी कल्पनाशीलता से हमने शरीर और शरीर की आवश्यकताओं को पहचाना है, उसी तरह से मैं और मैं की आवश्यकताओं को भी कल्पनाशीलता से पहचाना जा सकता है। सोचने समझने की ताकत मानव के पास है, प्रस्ताव उपलब्ध है ना। इन दोनों का मिलन हो जाए तो इसका नाम जानना है। जानना हो जाए तो जानने की अभिव्यक्ति ही जीना है, तो हमारा जीना हो जाए। मैं जब बोलता हूं तो आप तक पहुंचता है कि कथा टाइप सुनते हो? ये देखो, मैं बोलूँगा तब याद आया कि अभिव्यक्ति क्या होता है। अच्छा, सुन रहे? व्यक्ति मीन्स, अच्छा ऐसी तो गड़बड़ है सब। व्यक्ति का मतलब है जो संपूर्ण को समझकर व्यक्त कर सकता है, उस एंटिटी का नाम व्यक्ति है। व्यक्त करने से व्यक्ति बना। पशु व्यक्त कर सकता है? पशु व्यक्त नहीं कर सकता। तो मानव एकमात्र इकाई है पूरे एग्जिस्टेंस में जिसमें संपूर्ण को समझकर व्यक्त करने का सामर्थ्य है। हम व्यक्त कर पाते हैं, इसलिए दूसरा समझ पाता है। मनुष्य या मानव जो संज्ञा है वह हम मन से संचालित हैं, इसका नाम मानव है। यदि बाय डेफिनेशन जाएंगे तो हम सभी बाय बर्थ मानव हैं, लेकिन व्यक्ति बनना शेष है, क्योंकि व्यक्त तो नहीं कर पा रहे हैं। क्या व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं? अपने मानव होने को व्यक्त कर पा रहे हैं कि शरीर होने को व्यक्त कर पा रहे? हम अपने शरीर होने को व्यक्त कर पा रहे। इसलिए आदरणीय नागराज जी अपने शब्दों में बोलते थे कि हमारे पास अभी वस्तु भाषा है, मानव भाषा नहीं है। वस्तु भाषा का मतलब हमारे को भौतिक वस्तुओं के बारे बात करने की योग्यता आ गई है। हम शरीर के बारे बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे बात कर सकते हैं, हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे बात कर सकते हैं, खेती के बारे बात कर सकते हैं, खाने के बारे बात कर सकते हैं। मानव के बारे, मानव के बारे बात करनी आई होती तो अपनों से चोट नहीं खाई होती। दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया? सारी समस्या इतनी ही है कि हमको मानव की समझ नहीं है, क्योंकि हमारे पास, इसलिए हमारे पास मानव भाषा नहीं है। इसलिए हम वस्तुओं के बारे में बात करने की योग्यता रखते हैं। इंग्लिश में करें, फ्रेंच में करें, जर्मन में करें, हम केवल वस्तुओं के बारे बात करने की योग्यता रखते हैं। मानव की समझ नहीं है, तो विश्व की किसी भी भाषा में मानव के बारे बात कर पाएं, ये योग्यता अभी हमारे पास नहीं है। बात पहुंच रही? पहुंची कि नहीं पहुंचे? है ना? इसलिए जब भी मैं कुछ आपसे कहता हूं, इसलिए जीने से कोई भी शब्द उठाओ, उसके सामने 4 लाइन लगा के देखो।
मैं विश्वास को समझता हूँ, मैं विश्वास को जीता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, आप भी जी सकते हो। एक भी शब्द के सामने हम ये 4 लाइन लगा नहीं पाएंगे, है ना, जबकि हम ठीक ठाक परिवारों से हैं, ठीक ठाक एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं। इससे ये समझ में आया कि मानव की समझ अभी इस धरती पे नहीं है ना, इसलिए हम परिवार में ही नहीं जी पा रहे। तो ये जानना हो जाए, यहाँ से जीना हो जाए। तो इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया? इस पूरी चर्चा से समझ में आया, इस पूरी चर्चा से समझ में आया कि जिसको हम व्यवस्था बोल रहे हैं, जिसको हम व्यवस्था, नेचर में जिसको हम व्यवस्था बोल रहे हैं, और एक व्यवस्था वो है जो हमने बनाई है, मानव की बनाई हुई व्यवस्था है। जो मानव की बनाई हुई व्यवस्था है उसको हम नाम देते हैं शासन व्यवस्था। और जो प्रकृति में व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है? वो व्यवस्था है स्वनियंत्रित व्यवस्था। तो प्रकृति में जो व्यवस्था है वो स्वनियंत्रित है, जो हमारी बनाई हुई व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था है। शासन का मतलब है पर नियंत्रण, दूसरा नियंत्रित करेगा, पर नियंत्रण, ये दूसरा नियंत्रित करेगा। प्रकृति में जो व्यवस्था है उसको देखते हैं तो पता चलता है कि ये प्रकृति अपने आप में व्यवस्था है। प्रकृति अपने आप में व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? प्रकृति अपने आप में व्यवस्था है। कैसे है? कैसे है? कैसे है? तो प्रकृति अपने आप में व्यवस्था है। हर इकाई, हर इकाई, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था, व्यवस्था एज ए होल, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। ये पूरी सृष्टि में व्यवस्था का सूत्र है। जैसे एटम अपने आप में व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? एटम व्यवस्था है, इसको कैसे पहचाने? तो 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, वो अपने आप में व्यवस्था है। कुछ मॉलिक्यूल मिलके सेल फॉर्म करते हैं, कोशिका बनाते हैं, और कोशिकाएं मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके बॉडी पार्ट बनाते हैं, बॉडी पार्ट मिलके बॉडी बनाते हैं। इस तरीके से ये धरती और ये सोलर सिस्टम और ये गैलेक्सी और अनंत गैलेक्सीज तक हमको एक व्यवस्था का स्वरूप दिखाई देता है। जितनी जड़ संसार की व्यवस्था, उसके मूल में हमको एटम दिखाई देता है। जितनी पेड़ पौधे की व्यवस्था है, कोशिकाओं से बनी हुई रचनाओं की व्यवस्था है, उसके मूल में कोशिका दिखाई देती है ना। तो ये सब चीज़ों को देखते हैं तो अपने आप में व्यवस्था का स्वरूप दिखाई देता है। कोई चीज़ व्यवस्थित है, कोई चीज़ व्यवस्थित है, उसका प्रमाण है कि वो व्यवस्था में भागीदार है। ये जो व्यवस्था में भागीदार है, इसी का नाम आचरण है। इसी को कह रहे हैं कि हर इकाई का निश्चित आचरण है। हर इकाई का निश्चित आचरण है। ये जो हर इकाई में निश्चित आचरण है, इसी का नाम नियम है। तो नियम के बारे में थोड़ी सी और क्लैरिटी बनी कि नियम किसको बोल रहे हैं। तो लोहे के आचरण की निश्चितता है, उसी आचरण की निश्चितता को हम नियम बोल रहे हैं, है ना। और आचरण क्या है किसी चीज का? किसी चीज का आचरण क्या है? किसी चीज का आचरण क्या है? एक्सप्रेशन। मतलब क्या? उससे बड़ी व्यवस्था में उसका जो रोल है वो उसका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जाएगा कहाँ? एक्सप्रेशन बड़ी व्यवस्था में मैनिफेस्ट होगा। जैसे मेरा आचरण अभी क्या है? मेरा आचरण इस शिविर रूपी व्यवस्था में मैनिफेस्ट होता है। मेरा आचरण ठीक है, इसका प्रमाण क्या है? ये सभा ठीक चल रही है। तो मेरे आचरण के ठीक होने का पहचान ये है कि ये शिविर ठीक चल रहा है। हम सबके आचरण के ठीक होने का मतलब है कि ये शिविर ठीक चल रहा है। तो हम सब के मन में हम सब समझने की दृष्टि रख के काम कर रहे हैं। हम सब धीरे धीरे हर दिन हम बेहतर होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कैमरे का आचरण क्या है? पेन का आचरण क्या है? शर्ट का आचरण क्या है? कुर्सी का आचरण क्या है? पानी का आचरण क्या है?
तो किसी भी चीज का आचरण उससे बड़ी व्यवस्था में उसकी भूमिका, उसकी भागीदारी है। क्या लगता है? आप देख लीजिए, आप तो पैथोलॉजी के आदमी है ना। तो किडनी के सारे सेल मिलके क्या कर रहे हैं? किडनी के रूप में फंक्शन कर रहे हैं। किडनी क्या कर रही? शरीर के बड़ी भूमिका में अपना फंक्शन कर रही। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो उस आचरण को हमने नियम के रूप में पहचाना है। तो किडनी अपने नियम से काम कर रही है, दिल अपने नियम से काम कर रहा है, फेफड़े अपने नियम से काम कर रहे हैं, है ना। शरीर अपने नियम से काम कर रहा है, इसमें आपकी कोई भूमिका? शरीर अपने नियम से काम कर रहा है, इसमें आपकी कोई भूमिका? आपकी कोई भूमिका नहीं, इसलिए ठीक काम कर रहा है। हमारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है जहां से हमारी भूमिका शुरू होती है। हमारे विचार ठीक चल रहे, क्योंकि यहां से हमारा रोल शुरू हो गया। तो हमारे विचार ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए हमारे संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, और हम शरीर का भी कुछ ना कुछ दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जहां जहां हमारे चरण पड़े, जहां जहां चरण पड़े संतन के, ताता बंटाधार। संतन माने ये वाले शरीर वाले संत। तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ हमारी भूमिका है, तो ये निश्चित आचरण है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है। इसका प्रमाण है कि व्यवस्था में भागीदारी है। व्यवस्था में भागीदारी ही उसका आचरण है। ये आचरण को ही नियम कह रहे। कितने लोगों तक बात पहुंची? ये आचरण को ही नियम कह रहे। इसका मतलब हर इकाई स्वनियंत्रित है कि परनियंत्रित है ना। एटम को कौन नियंत्रित कर रहा है? सेल को कौन नियंत्रित कर रहा है? किडनी को कौन कर रहा है? इसका मतलब हर चीज धीरे धीरे अपने आप में एक सिस्टम में काम कर रही है। हर इकाई स्वनियंत्रित है, हर इकाई स्वानुशासित है। और व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? जो व्यवस्था का स्वरूप नेचर में है वो नीचे से ऊपर है, बॉटम अप है। बॉटम अप का मतलब एटम मिलके मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके सेल, सेल मिलके ऑर्गन, है ना। तो छोटी चीज मिलके बड़ी इकाई के रूप में व्यक्त हो रही है। और क्या समझ में आ रहा है? और क्या समझ में आ रहा है? सृष्टि में सभी इकाइयां कैसी हैं? परस्पर पूरक हैं। एक दूसरे के विरोध में है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ऐसा व्यवस्था का स्वरूप है नेचर में। और कोई चीज आपके ध्यान में आती हो तो बोलिए। इसको खूब ध्यान से देखिए, है ना। मानव इस धरती की सर्वश्रेष्ठ कृति है। कितने लोगों ने सुना? सबने सुना। और उसका हाल कैसा है? देखो, कभी कभी ये सोचने में ध्यान तो जाता है ना कि ये सृष्टि कितनी बड़ी, अनंत प्लेनेट, शरीर में अनंत कोशिकाएं, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है। और हम रात दिन कोशिश कर रहे हैं ठीक चलने की, और चीजें ठीक हो रही कि और बिगड़ रही। इसका मतलब है कुछ फंडामेंटल मिसिंग है, कुछ बेसिक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? अब मानव की मेहनत देख लेते हैं। मानव ने क्या मेहनत करी है? मानव की मेहनत देखें तो मानव के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था, परिवार व्यवस्था से लेके समाज से लेके मानवकृत व्यवस्थाएं, ये सोचने की बात है ना। आने वाली पीढ़ियों का हमारी तमाम व्यवस्थाओं के प्रति भरोसा बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये सोचने की बात है। यदि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भरोसा तमाम व्यवस्थाओं से घटेगा तो हम कियोस की ओर जाएंगे कि व्यवस्था की ओर जाएंगे? किसी भी समाज में सबसे बड़ी गरीबी ये है
कि आने वाली पीढ़ी को सर झुकाने के लायक लोग ही ना मिले तो वो किसका अनुकरण करेगी, किसको फॉलो करेगी, किसके जैसा बनना चाहेगी। ये हमारा, तो इससे हमारा ध्यान जाता है कि हमारी बनाई हुई व्यवस्था कैसी है। हमारी बनाई हुई मानव से लेके, परिवार से लेके सब कुछ अव्यवस्थित है। हमारे भाव और विचार में अव्यवस्था है। वो तो अच्छा है, वहां भी प्रकृति साथ दे रही है। किसी ने अभी का बताया, न्यूज़ में था कि गूगल ऐसी चिप बना रहा है, अगले 5 साल में 3 साल में आ जाएगी, जिसको ब्रेन में फिट करने से 2 गज के अंदर जितने भी लोग हैं सबके विचार सुनाई देंगे। वो क्या सोच रहा है वो आपको सुनता रहेगा। फिर 3 से 5 साल बाद का समाज कैसा होगा? है कैसा होगा? है कैसा होगा? दो गज दूरी बहुत जरूरी। फिर जनसंख्या नियंत्रित करने के कोई प्रयास सरकारों को नहीं करने पड़ेंगे। आपस में ही काफी लोग एक दूसरे को निपटा चुके होंगे। और एक बड़ा चेंज आएगा, पति पत्नी का जीवन काफी आरामदायक होगा। कैसे? कैसे? एक रूम में तो सोए नहीं उसके बाद। देखो कितनी शांति है। विषय गंभीर है कि आदमी गंभीर है? तो इससे पता चला कि वो अव्यवस्थित है। और ये क्या कर रहा है? स्वयं अव्यवस्थित रहते हुए दूसरे को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। उसके लिए इसको पद की आवश्यकता है। सारे एमएलए वो क्या हुआ, वो 2008 में मेरा भाई कजिन है, वो जिसने बोला ना बाबा ने अस्तित्व का पेपर लीक कर दिया। ये दर्शन को ऐसे बोलता है कि आदरणीय नागराज जी ने अस्तित्व का पेपर लीक कर दिया, पूरा अस्तित्व कैसा है सब खोल के बता दिया। तो 2008 में मेरे को देखने रायपुर गया कि ये भाई घर बार छोड़ के सब चला गया जंगलों में, इसको देख के आता हूँ क्या कर रहा है वहाँ पे। तो मेरे पास पहुँचा तो संयोग से शिविर चालू हो रहा था। तो मैं यार शिविर चालू हो रहा है देख ले। तो उसने सोचा 2-4 घंटे का कुछ होगा, वो फंस गया 7 दिन के लिए। अब शर्म में कर लिया कुछ, उसको ठीक भी लगता रहा, तो शिविर पूरा हो गया। क्या बात हो रही थी? है? हाँ नहीं, तो लास्ट में जब शिविर पूरा हो गया तो मेरे को बोला कि मेरे को पूरे शिविर में ऐसे ही लगते रहा जैसे आप मेरे को चुन चुन के सुना रहे हो। क्या आप मेरे बारे में सब जानते ही हो और मेरे को सुना रहे हो आप? तो शरीर में अक्सर ये भाव आते रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ, माँ बाप की हालत कैसी है? स्वयं नियंत्रित है कि अनियंत्रित है? वो तो अच्छा है, उनके सारे भाव विचार बच्चों को पता नहीं चल रहे, है ना। ये स्वयं अनियंत्रित होते हुए बच्चों को बोल रहे हैं कि हम तुमको दिशा देंगे। फिर से मैं कहूंगा, ये माँ बाप और बच्चों के बीच में गैप किस बात का है? सारा गैप इस बात का है कि माँ बाप बच्चों के जिंदा रहने के लिए योगदान दे रहे हैं कि उनके जीने में योगदान दे पा रहे। बच्चों को जिंदा रहने की अपेक्षा है कि जीने की अपेक्षा भी है। तो बच्चे और माँ बाप के बीच में, पति पत्नी के बीच में सारी अपेक्षा, सारी दूरियां, शिकायत इस बात की है कि हम जिंदा तो हैं पर जी तो नहीं पा रहे।
तुम्हारे पास जीने का मटेरियल नहीं है, तुम्हारे पास वो आचरण नहीं है। हमारी एक और बढ़िया चीज है, बढ़िया भी है और मुसीबत भी है, हर मानव अपने परिवार में दूसरे मानव से दिव्य मानव के आचरण की अपेक्षा करता है। मैं कैसा जीऊंगा? जैसा मेरा मन है। और तुम कैसा जियोगे? दिव्य मानव के जैसा। तो मैं तो वही करूंगा जो मेरे को ठीक लगेगा या जो मेरी स्थिति है, पर तुम अच्छा जियो। तो हर मानव दूसरे मानव से, इसलिए अब आपस में शिकायत भी रहती है, यार तुम अच्छाइयाँ कुछ अप्रिशिएट नहीं करते और तुम बुराइयाँ चुन चुन के बताते हो। क्योंकि अच्छाई तो बाय डिफॉल्ट स्वीकार ही है, वो तो तुमको करना ही था, उसमें क्या कहने की बात है? कहने की बात तो ये है कि जो नहीं किए। इसका पॉजिटिव पार्ट ये है कि हम कुछ भी थोड़ा बहुत, जो भी गैप हमारे बीच में रहते हैं, उसको हम घर में एक दूसरे को बताते ही रहते हैं। तो इसलिए आचरण की पहचान परिवार में ही होती है। परिवार में कोई चीज काम नहीं आती है, परिवार में हमारा पद काम आता है। आप सीएम होंगे राज्य के, परिवार के जब दरवाजे में घुसते हैं सीएम पद बाहर रहता है, आप नंगे अंदर आ जाते हैं। तो वहां ना पीएम काम आता है, ना सीएम काम आता है, ना डिग्री, ना पीएचडी होना काम आता है, ना पैसा होना काम आता है। संबंध में आप देखो कुछ भी काम नहीं आ रहा है। इससे समझ में आता है कि परिवार में जीना हमारी सबसे अंतिम कसौटी है। इस क्लास में सबसे लास्ट में पार पाएंगे, क्योंकि परिवार में एक दूसरे से आचरण की अपेक्षा है, वहां विचारों से काम नहीं चलता है। और पति पत्नी संबंध टफेस्ट जगह है, जहां कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अक्सर ये शिकायतें पत्नियां करती दिख सकती हैं कि बाहर तो तुम सबके साथ बहुत अच्छा आचरण करते हो, घर में तुमको क्या हो जाता है? क्योंकि बाहर तो हम, यदि बाहर वालों के लोगों के साथ में असली वाला आचरण कर लेंगे, दोबारा मिलेगा ही नहीं वो। तो बाहर जितनी एक्टिंग करके आते हैं, उसका जितना दबाव है, फ्रस्ट्रेशन है, वो पत्नी पे उतरता है। तो पति पत्नी आपस में ये भी स्वीकार करके चलें कि हम एक दूसरे के लिए मानसिक डस्टबिन भी हैं। डस्टबिन, कूड़ेदान। किसी शिविर में, हम कॉलेज के बच्चों का शिविर करते थे, तो कोई डिस्कशन में एक लड़का कहता है, सर भाई और दोस्त में अंतर होता है। मैंने कहा क्या अंतर होता है? बोले सर भाई से वो बात नहीं हो सकती जो दोस्त से हो सकती। मैं अच्छा, मैं कैसी बात होती है? बोले सर आपको पता नहीं है। मैं बोला मैं बताता हूं। दोस्त वो हैं जो एक दूसरे पे मानसिक कचरा डालने को स्वीकार कर लेते हैं। बोले हाँ सर ये ठीक है। तो इसका मतलब है जो सारी उठपटांग बात कर ले उसका नाम दोस्त है। तो यहां ये समझ में आया कि हम स्वयं अनियंत्रित रहते हुए दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे तो क्या सामने वाला स्वीकारने वाला है? ये स्वीकार नहीं हो रहा है, तो हम स्वयं अनियंत्रित रहते हुए दूसरों को नियंत्रित करेंगे, ये नहीं चलेगा। हम अव्यवस्थित रहेंगे, ये नहीं चलेगा। व्यवस्था इसलिए व्यवस्था में भागीदारी है कि अव्यवस्था में भागीदारी है? कभी कभी सोचने की बात है। मैं तो जब जॉब छोड़ के निकला और जब ये सारी समस्याओं को लेके सोचता रहा, तो मैं इस बात पे सोचता था, बहुत भाषा बिल्कुल शब्दों सहित सोचता था। इतने सारे परिवार, इतनी बड़ी सरकार, इतनी सारी एनजीओ, इतने सारे धर्म, सब मेहनत कर रहे, तो इनकी मेहनत जा कहाँ रही है? हमने सारी जिंदगी मेहनत की और अपनों से दूरियां बन गई, तो फिर हमारी मेहनत कहाँ गई? हमने सारी जिंदगी मेहनत की और हम उदास हो गए, या हम कुछ लगता है चीज़ें जो आना था वो हाथ में नहीं आया, तो हमारी मेहनत कहाँ गई? तो कोई तो बेसिक गलती है ना, कोई तो बेसिक फॉल्ट है। तो इसका मतलब हुआ हम व्यवस्था की ओर जा रहे हैं कि अव्यवस्था की ओर? अव्यवस्था की ओर। मानव के रूप में हम सबका आचरण निश्चित है कि अनिश्चित है? अनिश्चित। हम सब अपने नियम को पहचान के जी रहे कि भ्रम में जी रहे? भ्रम में जी रहे। हम स्वनियंत्रित हैं कि परनियंत्रित हैं? परनियंत्रित हैं। हम स्वानुशासित हैं? नहीं है। हमारी बनाई व्यवस्था नीचे से ऊपर है कि ऊपर से नीचे है?
देखो अब ये और खतरनाक है। हमारी बनाई व्यवस्था, मानव की बनाई व्यवस्था नीचे से ऊपर है कि ऊपर से नीचे है? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे का मतलब है शासन का मतलब है, शासन का मतलब है या तो भय से नियंत्रित किया जाएगा, या प्रलोभन से नियंत्रित किया जाएगा, या आस्था से नियंत्रित किया जाएगा। मैं लंबा चार्ट नहीं बना रहा हूँ, है ना, इसको मैं बहुत बढ़िया से आपको दिखा सकता हूँ कि हमारी सारी व्यवस्थाएं कैसे क्रैश होने जा रही हैं। हम एक परिवार विहीन समाज की ओर, समाज तो फिर रहेगा नहीं, भीड़ रहेगा। देखो कई देश हैं जहाँ समाज और परिवार नाम की चीज़ बची ही नहीं है। सरकार है, लोग हैं, और सरकार आपका पालन पोषण करती है ना। परिवार नाम की चीज़ खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह का माइंडसेट इस मॉडर्न एजुकेशन के साथ में, जिस तरह से हमने पैसे को इम्पोर्टेंस दिया है, शरीर को इम्पोर्टेंस दिया है, और अब परिवार की हमको अब ज़रूरत नहीं है। बच्चा चाहिएगा हम IVF से ले आएंगे, और तमाम तरह की जो सारी बातें निकल के सामने आ गई हैं। तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ परिवार रहेगा ही नहीं, है ना। तो हम भय से नियंत्रित करेंगे। शासन क्या है? भय से नियंत्रित करते हैं। धर्म क्या है? आस्था से नियंत्रित करते हैं। हमारी एजुकेशन क्या है? प्रलोभन से नियंत्रित करते हैं, है ना। बच्चों के लिए माँ बाप ATM मशीन है, बच्चे ATM मशीन हो जाएं, यही माँ बाप की सफलता है। और क्या? पैकेज। हमारी कुल सफलता यही है। पैकेज कितने का लगा, संबंध का क्या हुआ, उसकी तो चर्चा नहीं है। तो इसका मतलब है हमारी सारी व्यवस्थाएं, हमारा धर्म भी ऊपर से नीचे, हमारा घर भी ऊपर से नीचे। हम बड़े छोटों को नियंत्रित करेंगे, बड़े पद वाला नीचे पद वालों को नियंत्रित करेगा। तो कुल मिला के हमारा जो कुछ भी सारा सिस्टम है वो दूसरा कोई हमको नियंत्रित करेगा, ये मानव के साथ नहीं चलेगा। कैसे? कैसे? देखो मैं तो कभी फॉरेन नहीं गया, लेकिन जो लोग फॉरेन जाते हैं वो आके बड़ी तारीफ़ करते हैं कि वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। तो व्यवस्थाएं इंडिया में भी हो सकती हैं, एक ही हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। आप रेड लाइट जंप किया तो 10,000 का फाइन, सब जगह कैमरा लगा दो, आजकल तो सब होता है, अपने आप बिल कटेगा, घर पहुंच जाएगा। और बिल जमा नहीं किया गाड़ी उठ जाएगी, बात खत्म। तो कोई रेड लाइट जंप करेगा? कोई जंप नहीं करेगा। एक हफ्ते में सुनिश्चित हो सकता है। अब क्या हुआ, मैं बच्चे के रूप में अपने पिता के साथ बैठा तो मैंने देखा कि मेरे पिता ने कभी रेड लाइट जंप किया ही नहीं। तो एक पीढ़ी को भय से नियंत्रित किया गया, अगली पीढ़ी में वो कल्चर बन गया कि जब मैंने कभी रेड लाइट जंप करते किसी को देखा ही नहीं तो वो मेरी स्वीकृति में आ गया कि भैया ये काम करना ही नहीं है। मैंने सड़क पे किसी को थूकते देखा ही नहीं, मैंने सड़क पे कचरा फेंकते किसी को देखा ही नहीं, है ना। वो कोई पहली बार फॉरेन गया था तो वहाँ बोले वो दुकान में सब कोई पैसा रख के और जो सामान चाहिए उठा लेता था। वो बोले कि किसी के मन में सामान उठा के और पैसा ना रखने का आ जाए तो कैसा करोगे? बोले आ ही नहीं सकता, ये तो होता ही नहीं है, ये हो कैसे सकता है? तो जहाँ किसी ने ऐसा किया ही नहीं उसके मन में ये ख्याल भी नहीं आता कि ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो फिजिकल चीज़ें हैं उनको भय से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन क्या इस बात को भय से नियंत्रित किया जा सकता है कि देखो पति पत्नी का झगड़ा होगा तो मैं कहता हूँ सारे टैक्स हटा दो, बस एक ही टैक्स लगा दो, पति पत्नी झगड़ा टैक्स। घर में बेडरूम को छोड़ के सब जगह CCTV रहेगा, कैमरा रहेगा, और ऊंची आवाज़ एक बार आई तो 5,000 का फाइन। तो कैसा रहेगा? इतना टैक्स कलेक्ट होगा, अब कितने का फाइन लगाएंगे कि पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा? झगड़ा होते ही बाजू पकड़ के तुरंत बेडरूम में लेके जाएगा, चल वहां झगड़ा करेंगे। कितना टैक्स लगाएंगे कि मन में गलत विचार ना आए? क्या टैक्स से हो सकता है? इसका मतलब ये हो गया कुछ चीजें ऐसी हैं जो भय प्रलोभन से नियंत्रित नहीं हो सकती है, आस्था से भी किसी हद तक हो सकता है लेकिन फाइनली नहीं हो सकता है।
तो इसका मतलब है कि मानव में भाव और विचार की धारा और संबंधों में आदान प्रदान, संबंधों में जो कुछ स्थिति है, इसको ना भय से नियंत्रित कर सकते हैं, ना प्रलोभन से कर सकते हैं, ना और किसी तरह से कर सकते हैं। इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो हमारा पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे है। ऊपर से नीचे का मतलब ऊपर वाला नीचे वाले का मूल्यांकन कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले का मूल्यांकन नहीं कर सकता है। तो ये शिकायत बनी ही रहती है। परिवार में छोटे बच्चों को पूछो तो क्या बोलते हैं, वो दादा दादी को शिकायत करते हैं, मम्मी को डांटो, है ना। उसको लगता है इसको डांटने वाला कोई नहीं है, मेरे को डांटती है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है यार ये भी तो गलती करते हैं, इनको डांटने वाला भी तो कोई हो। तो ऊपर वाला नीचे वाले का मूल्यांकन कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले का नहीं कर। सभी का यहाँ परस्पर पूरक है कि विरोध में है? विरोध में है। कहाँ पहुंचा हमारा सिस्टम? कैसा दिख रहा है हमारा सिस्टम? ये देख लीजिए, इस सिस्टम में हम जी रहे हैं। और धीरे धीरे सिस्टम किधर जा रहा है? धीरे धीरे ठीक हो रहा है कि और खराब होगा? बढ़िया। तो क्या ध्यान में आ गया? इस पूरी चर्चा से क्या ध्यान में आया? जिसको हम व्यवस्था बोल रहे हैं वो स्वनियंत्रित होता है। वो स्व नेचर में जो व्यवस्था है वो स्वनियंत्रित है, और जो हमारी हुई बनाई हुई व्यवस्था है वो पर नियंत्रित है। पर नियंत्रण नहीं चलेगा। पर नियंत्रण पूर्वक मेरे भाव और विचार व्यवस्थित नहीं हो सकते। स्वनियंत्रण पूर्वक ही मेरे भाव और विचार व्यवस्थित हो सकते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। तो यहाँ पे ना धर्म काम आ रहा है, ना शासन काम आ रहा है। मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएं, मेरे परिवार में संबंध हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएं। ये दूसरे के नियंत्रण से होगा कि ये स्वनियंत्रण से होगा? इससे दूसरे की समझदारी से हो जाएगा कि मेरी समझदारी से होगा? घर में सभी को समझदार होना होगा कि एक आदमी के समझदार होने से हो जाएगा? यहां पहुंच गए। और सभी लोग शिविरों से समझदार होंगे कि एजुकेशन से समझदार होंगे? शिविरों का रिजल्ट बहुत छोटा है। हम मुश्किल से अभी 7 दिन के लिए मिले हैं, दोबारा कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये कहना मुश्किल है। हाँ, इसलिए इसको एजुकेशन में कौन लाएगा? हम लोग लाएंगे कि मंगल ग्रह के लोग लाएंगे? तो यवतमाल के लोग यवतमाल में लाएंगे कि बाहर से कोई आएगा? तो आप लोगों को मिलकर ये सोचना होगा कि सही अर्थों में हम अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को, है ना, अपने बच्चों को जिंदगी देना चाहते हैं। तो सही अर्थों में हमको विद्यार्थी बनना होगा, और हमारा अधिकार आ जाएगा तो हम एजुकेशन में कोई परिवर्तन ला पाएंगे। तब आने वाली पीढ़ी को कोई बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। केवल बच्चों को खाने पीने का सामान जुटाने से नहीं होगा, उनके लिए जिंदगी भी जुटाना होगा। ये जिंदगी गूगल बाबा के पास नहीं है। गूगल बाबा से पूछोगे कि संबंध में तृप्तिपूर्वक कैसे जिया जाए, वो कुछ नहीं बोल पाएगा। मेरे भाव और विचार हमेशा कैसे सुखदायी हो जाएं, पूछो गूगल बाबा से, इसका उत्तर उसके पास नहीं है? हाँ, कुछ भी रख देगा पर इसका उत्तर उसके पास नहीं है। ये काम मानव से होगा, मानव के साथ होगा, ये काम मशीन नहीं करेगी, है ना। किसी के आचरण को देखकर ये भी बात ध्यान में आती है, हम अपने से श्रेष्ठ मानव को देखकर आचरण पाएंगे कि कुत्ता बिल्ली से आचरण पाएंगे? तो तमाम पंचतंत्र की कहानियाँ जिनसे हमने बच्चों को बहुत ज्ञान देने की कोशिश की है, कुत्ते से ये सीखो और बिल्ली से ये सीखो और सियार से ये सीखो और उससे ये सीखो, है ना, इससे भी काम चलने वाला नहीं है। मानव यदि श्रेष्ठ आचरण को पाएगा
तो अपने से श्रेष्ठ आज मानव को देख के पाएगा। कुत्ता बिल्ली से हम आचरण नहीं पा सकते। सब प्रयास हमने करके देख लिए। ठीक, लिख डालिए क्या समझ में आया, इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया। हमने चर्चा क्यों की? हमने व्यवस्था को सुख क्या है? व्यवस्था को समझना सुख है। तो पहले हम व्यवस्था को समझने की कोशिश किए कि व्यवस्था किसको बोल रहे हैं। तो जो व्यवस्था हमने बनाई वो व्यवस्था है कि शासन है? शासन व्यवस्था नहीं है। शासन व्यवस्था नहीं है, ये नहीं चलेगा। मानव में स्वनियंत्रण ही व्यवस्था है। तो मानव स्वनियंत्रित हो जाए, समझदार हो जाए, है ना, जीने को समझ पाए, तो ही मानव आचरण को पहचान सकता है। लिख डालिए इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया। पानी है, खुद को स्वनियंत्रित करना है। हम क्या कर रहे हैं अपने परिवार में? अभी क्या कर रहे हैं परिवार में? परिवार में कभी हम एक दूसरे को भय से नियंत्रित कर रहे हैं। ऐसा नहीं करोगे तो पप्पा को बता दूंगी। पप्पा ना हुए गब्बर सिंह हो गए। है ना, ऐसा होता है ना। ठीक, कभी लालच से, प्रलोभन से नियंत्रित, इतने मार्क्स लाओगे तो बाइक दिलाएंगे। कभी आस्था से नियंत्रित कर रहे, है ना, कि भाई घर की इज्जत का ख्याल रखना। तो इस तरह से हम एक दूसरे को और स्वयं को कभी भय से नियंत्रित कर रहे। और एक बड़ा सेंटेंस है पुराना, भय बिन होय न प्रीत। सुने? कैसा लगता है ये? मैं आपको भयभीत करूं, आप मेरे को प्यार करोगे? ये क्या बोल गए हम? तो कभी कभी ऐसा लगता है हम सोच भी नहीं रहे कि क्या हो रहा है। कितने लोगों ने सुना भय बिन होय न प्रीत? है, सुना है? इसका क्या मीनिंग होगा?
भय से प्रीत होगी? भय के आधार पे प्रीत होगी कि श्रेष्ठता के आधार पे प्रीत होगी? जब आचरण में हम किसी श्रेष्ठ मानव को देखते हैं, है ना, तो उसके प्रति हमको प्रीत होती है, उसके प्रति हमको सम्मान होता है, उसके प्रति हमको प्यार होता है। तो सही अर्थों में प्यार का अर्थ सम्मान से है ना। हम किसी को भयभीत करें, वो हमसे डरेगा, या तो डर जाएगा या वो भी फिर योजना बनाएगा, है, हाँ, वो हमको डराने की व्यवस्था करेगा। और पहले ये हमने करने की कोशिश की है। हम बड़े लोगों ने पहले परिवार में छोटे लोगों को, है ना, बाप ने बच्चों को, सास ने बहुओं को पुराने समय में एक अनुशासन से चलाने की कोशिश की। समय के साथ साथ तख्ता पलट हो गया। पहले बहू आती थी, डरते डरते सास कैसी होगी। आजकल बहू आती है तो सास डर रही होती है कि बहू कैसी होगी। कितना 20 साल लगा मात्र। हमारे समय में हमने अपने बचपन में देखा था, हमारी माँ लोग हमारी दादी के सामने बोल ही नहीं सकते थे, और वो पिटाई भी कर दे तो बड़ी बात नहीं। वो भी मात्र कितना 40 साल पुरानी बात। हम अपने पिताजी के सामने सही हो गलत हो बोल नहीं सकते थे। फाइल थ्रू प्रॉपर चैनल जाती थी। मम्मी को बोलते थे, मम्मी मूड देख के फाइल पुटअप करती थी, और फाइल टर्न डाउन हो जाएगी इसकी संभावना ज़्यादा थी। बोल कुछ नहीं सकते थे, बोले तो फिर दे दनादन। आज कैसी स्थिति है? आज बिल्कुल उल्टी स्थिति है। मैं ऐसे परिवारों को भी देखा हूँ, क्योंकि मैं शिविर करता हूँ तो सब तरह के लोग मिलते हैं। तो बच्चा बाप से पूछता है, देखो कार कब खरीदते हैं? ये संवाद है घर का। बच्चा बाप से पूछ रहा है कि कार कब खरीदते हैं? जब पेट्रोल का पैसा हो तब कार खरीदनी चाहिए, कि जब पेट्रोल का पैसा ना हो और कार खरीद के ले आए? वो क्या कह रहा है? भाई तुमने पैदा किया था तो सोच समझ के करना था ना। तुम जरूरत पूरी नहीं कर सकते थे तो क्यों पैदा किया था? पेट्रोल का पैसा नहीं था, गाड़ी ले आए। अब क्या बोलेगा ऐसे में बाप? हम कभी हमारे ज़माने में, मतलब मेरा तो बहुत स्पेशल एग्जाम्पल है। मेरा बिट्स पिलानी में एडमिशन हुआ, है ना। बिट्स पिलानी देश के एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में गिना जाता है। वहाँ 4000 का वो एडमिशन फीस था, और मेरे फादर को लगा कि पता नहीं कहीं एडमिशन होगा नहीं होगा, साल ख़राब हो जाएगी, तो उन्होंने नागपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दिया। वहाँ 17,000 रुपये लगा। वापस गया तो बिट्स पिलानी का कार्ड आ गया। तो मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाया कि अब 4000 और जमा करो, क्योंकि 17 तो खराब होंगे, अब वो तो वापस मिलेगा नहीं। ये संकोच था हमारे समय में, हमारे घर में तो था। अभी बच्चा ऐसे पैसा मांगता है जैसे उधारी देके गया हो। अच्छा हो गया। बोलो क्या समझ में आया? इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया? हाँ जी, इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया? है हेलो, प्रकृति अपने नियमानुसार चलती है तो वो अपने आप को सही बनाए रखी है, और मनुष्य मानव पर नियंत्रित है, इसलिए अपने आप को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा है ना।
तो इससे एक बात बहुत गहरी ध्यान में आ गई कि जिस तरह से हम चल रहे हैं उस तरह से ना तो मेरी जिंदगी चलेगी। कि मेरे भाव और विचार अनियंत्रित रहेंगे तो मैं खुश रहूंगा, कि मेरे भाव और विचार नियंत्रित रहेंगे तो मैं खुश रहूंगा। ये बाहर के प्रभाव से नियंत्रित होगा कि स्व के प्रभाव से नियंत्रित होगा, तो मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। और मेरी जिंदगी ने, और ये धर्म से भी नियंत्रित नहीं होगा, ये कोई चीज से नियंत्रित नहीं हो रहा है। जब तक मुझको पता नहीं चलेगा कि ये भाव और विचार की मशीन कहाँ काम कर रही है, कैसे काम कर रही है और ये सही काम कैसे करेगी, तब तक मेरे भाव और विचार नियंत्रित नहीं होंगे। और जब तक मैं नियंत्रित नहीं रहूंगा तो मैं परिवार के बाकी लोगों को नियंत्रित कर पाऊंगा। और जब मुझको ही नियंत्रित होना नहीं आया तो परिवार में भी नियंत्रण नहीं होगा, और धीरे धीरे परिवार ज्यादा अनियंत्रण की ओर जाएगा कि नियंत्रण की ओर जाएगा। तो सब मनमानी की ओर निकल गए। और यदि घर नहीं चलेगा तो समाज चलेगा, समाज नहीं चलेगा तो व्यवस्था चलेगी। डंडे से आदमी को नहीं हाँका जा सकता है ना। तो ये ध्यान में आ गया कि जैसा हम चल रहे हैं उसमें ना हमारी जिंदगी चलेगी, ना परिवार चलेगा, ना समाज चलेगा, ना सरकार चलेगी, है ना, कुछ भी नहीं चलेगा। और जैसे जैसे तर्क आया है, आस्थाएं चली गई हैं। बड़ा जो चेंज आया है लॉजिक के आने से, तर्क के आने से, है ना, आस्थाओं का प्रभाव कम हो गया। आस्था का प्रभाव कम हो गया, उसके साथ भय और प्रलोभन अपने आप कम हो गया, है ना। अब पुराना कुछ बचा नहीं, नया कुछ आया नहीं। तो केओस की जगह में हम मनमानी की जगह में आ गए। माई लाइफ, माई रूल्स, माई वेज, हु केयर्स, जो कुछ भी तमाम भाषा आई है ना, यहाँ पे हम आ गए। इससे भी हम फाइनली कहीं पहुँचने वाले नहीं हैं। तो क्या रास्ता निकलेगा? एक ही रास्ता है। जो प्रकृति में नियम है वो नियम के अनुसार प्रकृति में हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित है, अपने आचरण के साथ है। मानव के लिए भी कोई नियम है, वो नियम क्या है वो हमको इस दर्शन के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है। उसको हम जांच के देख रहे हैं। उससे मेरे भाव और विचार व्यवस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हमको जांचना है। हमारे हो जाते हैं तो हमको ये आशा की किरण जगेगी कि अपने परिवार में बाकी लोग भी हो सकते हैं और बाई एजुकेशन सभी के हो सकते हैं, और ये दुनिया आदमी के रहने के लिए बेहतर जगह हो सकती है। बढ़िया। तो ये आशा की किरण जगी, तो अब हम आगे चल सकते हैं। अब हम बात शुरू कर सकते हैं कि हाँ, व्यवस्था आधा घंटे, चलो एक बढ़िया चैप्टर खोल देता हूँ, है ना। आधा घंटे में कुछ अच्छा क्लैरिटी आ जाए और कल के लिए हमारे लिए बेस बन जाए, तो ऐसा एक मैं चर्चा आपके साथ करता हूँ। देखो, इतनी सारी चर्चा के साथ थोड़ा सा भी बच्चों को हाँ, शेयरिंग, हाँ, बोलो। सर, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि आपने जैसे स्वीकृति को सुख कहा है और अस्वीकृति को दुख, तो बहुत टाइम ऐसे होता है कि हमको पता है कि वो स्वीकार करने से, मतलब वो कुछ काम करने से हम दुखी होंगे, बट स्टिल हम मतलब कंटिन्यूएशन में करते हैं वो, मतलब खोल के बताओ। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की शादी हो गई है और दोनों भी खुश नहीं है, तो स्टिल वो रह रहे हैं एक साथ में कि एक होप में कि हो जाएगा आगे चल के करके। तो हमको पता रहने के बाद भी हम ये ऐसा क्यों करते हैं, मतलब कंटिन्यूएशन में क्यों करते हैं कि हमको पता है हमको दुख मिलने वाला है उससे, तो हम करते क्यों है, मतलब स्वीकृति क्यों करते हैं उस बात की? समझ नहीं आ रहा है। मतलब सर, अभी जैसे कोई घटना है तो सीधा सीधा बताओ, ऐसा घुमाओ। घटना मतलब घटना है, हाँ। मतलब यहीं पे सुनी है,
अभी वो एक आंटी ने ऐसे कहा था कि कुछ डोमेस्टिक वायलेंस होता है उनके साथ में, तो स्टिल वो सहन क्यों कर रही है, जो कि उनके पास ऑप्शन है छोड़ के जाने का। हाँ, मतलब छोड़ के जाना भी, साथ रहने की अपनी परेशानियां हैं और छोड़ के जाने के बाद एक अलग तरह की परेशानियां हैं। तो दोनों के बीच कम से कम ये दुख तो जाना पहचाना है। वो जो नए प्रकार का दुख मिलेगा उसका पता भी नहीं है क्या क्या स्थितियां बनेगी। तो उस अजनबी दुख से थोड़ा सा उसको और होल्ड पे डालते हैं कि हो सकता है कुछ रास्ता निकल आए। इधर भी दुख है, उधर भी दुख है। तो सर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी कह सकते हैं इसको कि हम, वो तो है ही है, वो तो मोटी बात कहेंगे, वो तो है ही है। मतलब हम कुछ उपाय नहीं कर पा रहे। सेल्फ को समझ में आने, देखो हम बात ही तो कह रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ समझ में आएगा तो ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। अब सेल्फ कहाँ है? सेल्फ का तो कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारी प्रॉब्लम ही इतनी है कि हमको सेल्फ का पता नहीं चल रहा है। एक्सप्लोर द सेल्फ, दाई नो है ना, नो योर सेल्फ, तमाम बातें हम कर रहे हैं। लेकिन भाई क्या चीज़ है? अभी जैसे मेरे को किडनी के बारे सब कुछ पता है, हार्ट के बारे सब कुछ पता है, ऐसे मैं के बारे मेरे को पता नहीं चल रहा है। इतनी बात। ठीक, आगे बढ़े, चलो तो आगे चलते हैं। तो देखिए हम ये चर्चा कर रहे थे देखो जैसे यदि 3 दिन को देखें तो हमारे क्या क्या ध्यान में आया। जिसको हम पहले सुख मान रहे थे, सुख वही निकला कि कुछ अलग निकला? अलग निकला। व्यवस्था जिसको पहले समझ रहे थे वही व्यवस्था निकली कि कुछ अलग निकली? अलग निकली। सुख अलग निकला, व्यवस्था अलग निकली। क्यों जीना है? वही निकला जो हम समझ रहे थे कि कुछ अलग निकला। अलग निकला। तो हर बार हम जैसा मान के चल रहे हैं जिंदगी उससे बिल्कुल भिन्न समझ में आ रही है, अलग समझ में आ रही है। उसी तरह से एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है, एक बड़ा चीज ये भी है कि जो जीना है वो होने के साथ है, जो है उसके साथ में जिएंगे कि जो नहीं है उसके साथ में जिएंगे? जो है उसके साथ में जिएंगे कि जो नहीं है उसके साथ में जिएंगे? जो है उसके साथ में जिएंगे। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या पता ऐसा तो नहीं हो गया है जो है ही नहीं और मैंने मान लिया है कि वो है और मैं कल्पनाओं के साथ जीने की कोशिश कर रहा हूं। सच्चाई के साथ जीना होगा कि कल्पना के साथ जीना होगा? सच्चाई के साथ जीना होगा। और हमको सच्चाई और कल्पना में ही डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा है। तो ऐसा भी गड़बड़ हमारी ज़िंदगी में तो नहीं है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो अभी का जो टॉपिक मैं खोल रहा हूँ, फिर कल से हम विधिवत चलें। कल से मैं शिविर शुरू करूँगा। कल से 7 दिन होगा। तो लास्ट में यही, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ये हो ही जाता है कि नहीं अब आगे करना, वो आप भी इसको और समझना है। शुरू में लगता है 7 दिन कैसे निकलेंगे हमारे बिना, दुनिया तो हम ही चला रहे, है ना। ऐसे ही चलो। तो जो जीना है वो है के साथ है, जो है उसके साथ जीना होता है। कल्पना के साथ जीना नहीं होता है। जो है ही नहीं उसके साथ जीना नहीं होता है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। जो कुछ भी है उसको हम शब्द से कहने की कोशिश करते हैं। शब्द का कोई अर्थ होता है। पुराने लोग सहयोग बनाए रखेंगे, है ना। तो
शब्द का मतलब है, शब्द होता है उसका अर्थ होता है। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं वाटर, वाटर का मीनिंग पानी। बढ़िया हो गया, ठीक हो गया। वाटर का मीनिंग पानी। बीच में चर्चा हुआ था इसलिए इसको याद है। देखो ठीक सुन रही है कि नहीं? गुड। लेकिन सारी जिंदगी हमने डिक्शनरी से क्या देखा? डिक्शनरी में मीनिंग होता है, और वाटर का मीनिंग क्या देखा? पानी। और भाव क्या है? फीलिंग। जब मैं गुजरात में शिविर करता हूं तो बोलते हैं लागणी। गुजरात में भाव को लागणी बोलते हैं गुजराती में। तो भाव क्या है? फीलिंग। फिर मैं बोलूंगा और क्या है? इमोशन। और क्या है? लागणी। तो इससे क्या समझ में आया? राम का घर शाम के सामने, शाम का दोनों का ढूंढोगे तो ना राम मिलेगा ना श्याम मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ, एक तो बड़ा हमारी ज़िंदगी में गलत फहमी ये हुई कि हमने पर्यायवाची शब्दों को मीनिंग माना है। पर्यायवाची शब्द मीनिंग होगा, कुछ सही अर्थों में पानी का मीनिंग है, जिससे प्यास बुझता है उसका नाम पानी है। प्यास बुझाने की कोई चीज़ है उसका नाम पानी है। शब्द होता है उसका कोई अर्थ होता है, और अर्थ के साथ एक वास्तविकता, फाइनली जो अर्थ है वो किसी वास्तविकता को इंगित करता है। भैया बाहर ले जाओ, ठीक? तो उसके लिए कोई वास्तविकता है। अब पानी की वास्तविकता क्या है? पानी की वास्तविकता क्या है? पानी क्या चीज है? तो पानी क्या चीज है? तो बेसिकली पानी H2O है। एक वस्तु के रूप में, वास्तविकता के रूप में पानी H2O है। तो शब्द पानी है, उसका मीनिंग प्यास बुझाना है, और जो रियलिटी है उसका नाम H2O है। तो ऐसा हमने शब्द को पहचाना। अर्थ क्या है उसका तो हमारी जिंदगी में रोल है। जैसे पेन का अर्थ क्या है? लिखना। पेन चीज क्या है? प्लास्टिक और इंक का मैकेनिज्म है। तो वास्तविकता के रूप में पेन प्लास्टिक और इंक है, उसका रोल लिखना है, उसको पेन शब्द से बोलते हैं। कैमरा क्या चीज है? कैमरे का अर्थ रिकॉर्डिंग करना है। कैमरा क्या चीज है? लेंस है, एक मैकेनिज्म है, उसको हम कैमरा बोलते हैं। ये आपके ध्यान में आ गया। इस तरह से हम एक एक चीज को पहचान सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और पहचानने की कोशिश करते हैं। क्या? कि भाई समझ क्या है? समझ क्या है? समझ का अर्थ क्या है? समझ का अर्थ क्या है? हाँ, कैसा जानना? जो जैसा है, जो जैसा है उसे वैसा ही जानना। अस्तित्व में जो नियम है उसको वैसा ही जानना। वास्तविकता क्या है? इस नाम की, समझ नाम की वास्तविकता क्या है? समझ के रूप में वास्तविकता क्या है? समझ के रूप में वास्तविकता एक तो ये पूरा अस्तित्व ही है, पूरा नेचर, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ये सारी व्यवस्था है। इसको मैं समझता हूँ, इसको मैं समझता हूँ। वास्तविकता जैसा है उसको स्वीकार करना भव की स्वीकृति भाव है। ध्यान में आ गया? समझ क्या है? भाव है। भाव क्या है? भव की स्वीकृति। भाव क्या है? होना। होना क्या है? रियलिटी, चार अवस्थाओं के रूप में।
तो 4 अवस्था